हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल इकोनॉमिक्स गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। चैप्टर नंबर 16 जो हम पढ़ रहे हैं उसमें इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए आज इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे। आर्थिक कल्याण क्या है, किस प्रकार से राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण में संबंध है, हरित लेखांकन क्या होता है, सतत विकास क्या होता है, वो सब हम इस डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे। और इस पूरे वीडियो में जो भी आर्थिक कल्याण संबंधित जो बातें जनरली चलती हैं माइंड में कि कब राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो आर्थिक कल्याण बढ़ता है नहीं बढ़ता है, वो पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल में। और एग्जाम में किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम सब डिटेल में समझेंगे। और अभी तक आपने इस वीडियो से रिलेटेड जो लास्ट पार्ट्स हैं, जो राष्ट्रीय आय की विधियां हैं, कैसे हम इसको ज्ञात करते हैं, राष्ट्रीय आय का आकलन कैसे करते हैं विभिन्न प्रकार की विधियों के द्वारा, और उन वीडियोस को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उनके लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ। तो आप पहले उन वीडियो को जरूर देखें, जरूर समझें, ताकि आपको पता चल सके कि जो इसके बेसिक्स हैं, जो चैप्टर्स हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए कितना फायदेमंद रहेगा, कितना बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 16 आज हम इसमें फिनिश करते हैं। देखते हैं कि आर्थिक कल्याण होता क्या है। जनरली क्या होता है कि किसी भी परिवार की जब आय बढ़ती है उसके कल्याण का स्तर बढ़ता ही बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जब आय बढ़ती है तो वस्तुओं का उपभोग भी बढ़ता है, जब वस्तुओं का उपभोग बढ़ता है तो कल्याण का स्तर बढ़ता है। होता है, ऐसे होता है ना। तो एक प्रकार की अर्थव्यवस्था में इस प्रकार से होता है कि जब आय में वृद्धि होती है तो उस स्थिति में वो कल्याण को भी बढ़ाती है। ठीक है, और वो कल्याण कौन सा? आर्थिक कल्याण। कौन सा? आर्थिक कल्याण। देख रहे हैं आप यहां पर। तो आर्थिक कल्याण होता क्या है पहले वो समझना होगा। तो कल्याण से अभिप्राय, पहले तो हम समझें कल्याण क्या है। तो कल्याण से अभिप्राय व्यक्ति अथवा समाज की उस स्थिति से होता है जब दोनों प्रसन्न तथा संतुष्ट होते हैं। मतलब जब एक व्यक्ति या समाज प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं, उसे हम कल्याण कहते हैं। अब अर्थशास्त्रों के अनुसार आगे देख रहे हैं अपन कि अर्थशास्त्रों के अनुसार आर्थिक कल्याण से आशय उस कल्याण से होता है जिसे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा द्वारा मापा जा सकता है। यानी जब हम कल्याण को मुद्रा के रूप में मापते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो वो कहलाता है आर्थिक कल्याण। ठीक है, अब आर्थिक कल्याण और राष्ट्रीय आय के बीच में क्या संबंध है वो हमें यहाँ पर समझना है कि आर्थिक कल्याण क्या होता है, राष्ट्रीय आय क्या होती है, इसके बीच में क्या संबंध है, वो हम यहाँ पर समझेंगे। तो पीगू ने यहाँ पर बहुत गहरे रूप से, घनिष्ठ रूप से आर्थिक कल्याण और राष्ट्रीय आय में संबंध को बताया। जनरली क्या होता है कि राष्ट्रीय आय जब बढ़ती है तो कल्याण भी बढ़ता है, पर इसको दो भागों में बांटकर हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। पहला भाग आप देख रहे हैं आपके सामने है, कौन सा है ये, कि राष्ट्रीय आय के आकार में परिवर्तन करके, यानी जब राष्ट्रीय आय का आकार बदल जाए। और दूसरा, राष्ट्रीय आय के वितरण में परिवर्तन करके, यानी जब राष्ट्रीय आय जो पैदा हुई है उसका अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, जो वितरण हो रहा है उसका कैसे हो रहा है, अमीर से गरीब, गरीब से अमीर किस तरह हो रहा है, तो इस तरीके से हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहला हम लेंगे राष्ट्रीय आय के आकार में परिवर्तन के द्वारा। जब राष्ट्रीय आय के आकार में परिवर्तन होता है तो किस प्रकार से वह कल्याण को बढ़ाता घटाता है। जनरली क्या होता है कि राष्ट्रीय आय के आकार में परिवर्तन सकारात्मक नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। देख रहे हैं आपकी राष्ट्रीय आय में परिवर्तन, जो राष्ट्रीय आय बढ़ भी सकती है या घट भी सकती है। तो उसी अनुसार राष्ट्रीय आय के आधार पर वस्तुओं सेवाओं का जो उपभोग वो भी बदलता है और कल्याण में वृद्धि कमी होती है। अभी हमने देखा कि जब राष्ट्रीय आय वृद्धि होती है तो वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन वृद्धि होती है, वस्तु सेवाओं का उत्पादन वृद्धि होती है, लोग उनका ज्यादा उपभोग करते हैं, लोग उनका ज्यादा उपभोग करते हैं तो कल्याण का स्तर भी बढ़ेगा, संतुष्टि का स्तर भी बढ़ेगा। ठीक है, जबकि राष्ट्रीय आय में अगर नकारात्मक परिवर्तन होता है तो क्या होगा, वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन कम होगा, कम उत्पादन होगा तो लोगों को पहले से कम वस्तु उपभोग करने को मिलेगी, पहले से कम उपभोग वस्तुएं करने को मिलेगी, तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय भी, सॉरी, कल्याण भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको और आगे कैसे समझ सकते हैं, सबसे पहले लेना है कीमतों में परिवर्तन। राष्ट्रीय आय किसके कारण बढ़ रही है? जनरली राष्ट्रीय आय ज्ञात कैसे करते हैं हम? सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात करते हैं ना, जीडीपी। कैसे निकालते हैं? कुल उत्पादित मात्रा को वस्तु की कीमत से गुणा कर देते हैं तो जीडीपी मिल जाती है। सपोज अर्थव्यवस्था में 100 वस्तुएं उत्पादित हो रही हैं, 100 इकाइयां, कीमत 10 है, तो कुल जीडीपी कितनी हो जाएगी? 1000 रुपया। अब यदि जीडीपी बढ़ जाती है, 1500 रुपये हो गई, अर्थव्यवस्था में जीडीपी 1500 रुपये हो गई। वो क्यों हुई? इस कारण से। देख रहे हैं आप, वस्तुएं 100 है, कीमतें हो गई 15, तो यहाँ पर जीडीपी पहले से बढ़ी, 1000 से 1500 हो गई, हम खुश हो गए कि अर्थव्यवस्था में जीडीपी बढ़ गई। पर हमें ये देखना है कि जीडीपी बढ़ी क्यों है, किस कारण से बढ़ी। देखना, कीमतों में वृद्धि कारण लोग मतलब पहले से और ज्यादा परेशान हुए। तो क्या इस स्थिति में राष्ट्रीय आय में हुई वृद्धि कल्याण को बताएगी? नहीं बताएगी। यदि यहाँ पर
ये जो जीडीपी बढ़ रही है वो किस कारण होती? इस कारण 150 इंटू 10, कीमतें वही रहती 10 की 10 और वस्तुएं पहले से बढ़ जाती, और इसके कारण अगर जीडीपी बढ़ती तो अर्थव्यवस्था में वो कल्याण का सूचक होती। तो कुल मिला के बढ़ी हुई जीडीपी, बढ़ी हुई राष्ट्रीय आय कल्याण का सूचक कब होगी? जब कीमतों के स्थिर रहते वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन पहले से अधिक हो। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम कार्य शर्तें, मतलब काम करने की शर्तें कैसी हैं लोगों की, लोग काम किस प्रकार से कर रहे हैं। हमने जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि की है, वस्तुओं सेवा उत्पादन वृद्धि करके की है, तो श्रम के, जाहिर है श्रम का उपयोग बढ़ेगा, तो उस श्रम के उपयोग में हमने क्या किया है? अपने बच्चों को, अपने बूढ़ों को, अपनी महिलाओं को काम पे लगाया है। तो क्या इससे कल्याण के स्तर में वृद्धि होगी? क्या सोचिए आप, कभी भी नहीं होगी। मतलब आप श्रमिक को पहले से ज्यादा घसीट रहे हैं, बहुत ज्यादा काम करवा रहे हैं, उसको पेमेंट पूरा नहीं दे रहे हैं, तो कल्याण बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। या फिर जो श्रमिक हैं, जो वर्कर हैं, दूर जगहों से काम करने के लिए फैक्ट्री में आते हैं, बहुत परेशान होके आते हैं, धक्के खा के आते हैं, आवागमन की सुविधा नहीं है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, तो क्या कल्याण बढ़ेगा क्या? हम तो खुश हो रहे हैं कि उत्पादन बढ़ रहा है, कल्याण बढ़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। फिर आता है प्रति व्यक्ति आय, कि अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय को भी देखना जरूरी है, कि कीमतों के स्थिर रहते हुए अर्थव्यवस्था में उत्पादन बढ़े, कार्य की शर्तें भी अच्छी रहें, पर लोगों की प्रति व्यक्ति आय में क्या परिवर्तन आ रहा है? प्रति व्यक्ति आय अगर उतनी की उतनी रही या पहले से कम हो जाए तो क्या कल्याण बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ सकता है। और प्रति व्यक्ति आय कब कम रह सकती है? जब जनसंख्या अधिक तीव्र गति से बढ़ती है। हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में आय भी बढ़ती है और साथ साथ जनसंख्या है वो भी बढ़ती है। तो जब आय बढ़ती है और स्थिति में जनसंख्या उससे और तीव्र गति से बढ़ रही है, तो क्या होगा? बढ़ी हुई आय तो बढ़ी हुई जनसंख्या में चली जाएगी, लोगों की प्रति व्यक्ति आय तो जो पहले थी उससे और कम हो जाएगी, तो क्या कल्याण का स्तर बढ़ेगा क्या? कभी नहीं बढ़ेगा। यानी लोगों को पहले से और कम आय मिल रही तो कल्याण का स्तर कभी भी नहीं बढ़ सकता है। ठीक है। फिर हो सकता है कि अब प्रति व्यक्ति आय बढ़े पहले से, पर वो प्रति व्यक्ति आय किस कारण बढ़ी हो? पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन के कारण। पूंजीगत वस्तुएं जिसमें मशीनरी हो गई, प्लांट हो गया, ये सभी हो गए, इनका उत्पादन बढ़ रहे हैं, मशीनों का उत्पादन बढ़ रहा है, तो इससे प्रति व्यक्ति आय बढ़े तो क्या हम खुश होंगे? कल्याण का स्तर बढ़ गया? नहीं, हरगिज नहीं। क्यों? क्योंकि जो सामान्य उपभोग्य वस्तु है वो तो पैदा हुई नहीं, तो सामान्य लोगों को उसको क्या फायदा मिला? तो इस स्थिति में हमें यहाँ पर देखना जरूरी है कि प्रत्यक्ष आय बढ़ रही है तो कौन सी वस्तुओं के उत्पादन बढ़ने के कारण, अगर वो सामान्य उपभोग्य वस्तुओं के उत्पादन के कारण बढ़ रही है तो कल्याण का सूचक होगी, पूंजीगत वस्तुओं के बढ़ने के कारण होगी तो कल्याण का सूचक नहीं होगी। साथ साथ हमें यह भी देखना है कि राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, प्रत्यक्ष आय बढ़ रही है, पर क्यों बढ़ रही है? युद्ध के कारण, युद्ध का समय है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में युद्ध का समय है तो क्या होगा? जाहिर है वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन तो बढ़ेगा। युद्ध में काम आने वाले जो उपकरण हैं, टैंक हो गए, फाइटर प्लेन हो गए, गन हो गई, मशीन गन्स हो गई, गोला बारूद हो गए, उनका उत्पादन बढ़ेगा, और उनके उत्पादन बढ़ने के कारण आय बढ़ गई है, प्रत्यक्ष आय बढ़ गई, और हम खुश हो जाएं कि कल्याण का स्तर बढ़ गया है? नहीं, हरगिज नहीं। ऐसा इस स्थिति में कल्याण कभी भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना अपन को। तो इस प्रकार से आगे और हम देखते हैं कि जब प्रत्यक्ष आय में राष्ट्रीय आय बढ़े तो उस राष्ट्रीय आय बढ़ने के कारण अमीर की जो आय है वो पहले से और बढ़ जाए। ठीक है, मतलब अमीर और ज्यादा समृद्ध हो जाए और गरीब जो है और ज्यादा गरीब हो जाए। तो क्या इस स्थिति में प्रत्यक्ष आय तो क्या है? हर एक व्यक्ति की औसत आय, मतलब अपने देश में औसत आय कितनी वो बताती। हम तो कह रहे हैं औसत आय बढ़ गई, पर उस औसत आय में तो अमीरों की आय ज्यादा बढ़ गई, गरीबों की आय तो बढ़ी ही नहीं, गरीब तो और ज्यादा गरीब हो गए, तो वह कल्याण का सूचक नहीं होगी। ठीक है। फिर आता खर्च की विधि, मतलब ये कि कार्य की दशाएं भी सही रहे, वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन बढ़ने के कारण जीडीपी बढ़ जाए, प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाए, उपभोग्य वस्तुओं के उत्पादन के कारण प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही, पर जो आय बढ़ी है उस बढ़ी हुई आय को खर्च किया जा रहा, कहाँ किया जा रहा? हम यही खुश हो जाएंगे आय बढ़ गई, पर बढ़ी हुई आय को खर्च कहाँ किया जा रहा ये तो हमने देखा ही नहीं। यदि बढ़ी हुई आय को लोग दूध पर, घी पर, अंडों पर आदि सुविधाओं पर खर्च करते हैं तो जाहिर है उनके काम करने की दक्षता है वो बढ़ेगी, इससे आर्थिक कल्याण जो है वो भी बढ़ेगा। और इसके अलावा उल्टा जस्ट विपरीत क्या हो जाएगा कि लोग जो बढ़ी हुई आय को पीने में, जुआ खेलने में आदि पर व्यय करते तो कल्याण का सूचक वो कभी भी नहीं होगा। इस स्थिति में कभी भी कल्याण नहीं होगा, कल्याण कम होगा। और ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वास्तव में राष्ट्रीय आय में वृद्धि के परिणामस्वरूप आर्थिक कल्याण वृद्धि या कमी लोगों के स्वाद में परिवर्तन निर्भर करता है।
यदि फैशन और स्वाद में परिवर्तन बेहतर वस्तुओं को उपभोग की दिशा में होता है तो आर्थिक कल्याण बढ़ेगा। मतलब लोग पहले से अच्छी वस्तुओं का भोग करें, मदिरा पान नहीं करें, नशे की वस्तुओं का भोग नहीं करें, बड़ी हुआ है पर ये ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप आर्थिक कल्याण वृद्धि या कमी, आबादी के विकास की दर, आय अर्जित करने के तरीके, काम की स्थिति, खर्च करने की पद्धति, फैशन और स्वाद आदि कई कारकों पर निर्भर करती, जो भी हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, अब आता है इसका सेकंड मोस्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है इसका, वो हमें यहाँ पर समझना है। सेकंड पार्ट क्या है, राष्ट्रीय आय के वितरण में परिवर्तन। यानी जब राष्ट्रीय आय का वितरण परिवर्तित हो जाए, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो उस स्थिति में दो तरीके से वितरण बदल सकता है कि ट्रांसफर किधर हो, गरीब से अमीर की तरफ, अमीर से गरीब की तरफ। तो पहला जो है कि अमीर को गरीब से धन का स्थानांतरण, मतलब जब राष्ट्रीय आय बढ़े और उसके वितरण में इस प्रकार से वितरण हो जाए कि अमीर और अमीर हो जाए, गरीब और गरीब हो जाए, गरीबों से पैसा अमीर की तरफ जा रहा है, तो वह कभी भी आर्थिक कल्याण का सूचक नहीं होगा। गरीब और ज्यादा गरीब हो रहे हैं, अमीर और ज्यादा अमीर हो रहे हैं, तो कल्याण कैसे बढ़ेगा भाई? सोचिए आप, नहीं बढ़ सकता कभी भी। फिर दूसरा क्या हो सकता है कि अमीर से गरीबों तक धन का स्थानांतरण मतलब अमीरों से गरीबों की तरफ जाए। इसमें क्या हो सकता है कि पहला पॉइंट आप देख रहे हैं कि गरीबों के पक्ष में धन का पुनर्वितरण, और अमीरों के धन को कम कर और गरीबों की आय में वृद्धि के द्वारा ला सकता है। ये कब हो सकता है कि जब अमीरों की आय को कम करें और गरीबों की आय को बढ़ाएं, मतलब हम अमीरों से पैसा ले और गरीबों को दें। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, अमीरों पर ज्यादा कर लगाए जाए, ज्यादा टैक्स लगाया जाए, उनको परेशान किया जाए, तो इस स्थिति में किसी प्रकार से कोई कल्याण वृद्धि नहीं होगी। परंतु आगे जा सकते हैं, गरीबों की आय और अन्य तरीकों से बढ़ा सकती है। उदाहरण के लिए न्यूनतम मजदूरी दर है उसको तय करके लोगों को अच्छे से मजदूरी मिले। फिर गरीबों को इस्तेमाल किए गए सामानों का उत्पादन वृद्धि करें, यानी जो लोग गरीब हैं जिन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उनके उत्पादन में वृद्धि करें। जो उत्पादक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उनमें कुछ छूट दें, करों में छूट दें। ठीक है उनकी कीमतें तय कर दें, करों में छूट दें, कमीशन दें। तो इससे क्या होगा, उनको विभिन्न प्रकार की जो सहायता प्रदान कर सकते हैं, सहकारी भंडार माध्यम से उनको वितरण प्राप्त हो सकता है। तो विभिन्न तरीकों से गरीबों की आय में वृद्धि की जा सकती है। और इस प्रकार से यदि गरीबों की आय बढ़ाई जा सकती है, सरकार इन तरीकों से राष्ट्रीय आय को बढ़ाती है, मतलब बढ़ी हुई राष्ट्रीय आय को गरीबों तक पहुंचाती है। ये भी जो हमने सब देखे हैं, न्यूनतम मजदूरी दर, कीमतें तय करना, सब कुछ इन तरीकों से यदि गरीबों के पक्ष में वितरण होता है तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ कल्याण वृद्धि को भी माना जाएगा। ठीक है, फिर यह जरूरी नहीं कि राष्ट्रीय आय के बराबर वितरण से अधिक कल्याण वृद्धि होगी। इसके विपरीत आर्थिक कल्याण घटने की बड़ी संभावना है यदि अमीर की नीति तर्कसंगत नहीं है। हम क्या मानते हैं कि अमीर बिल्कुल तर्कसंगत नीति से काम नहीं कर रहे हैं। भारी करों और अन्य दरों पर प्रतिक्रियाशील करों का उत्पादक क्षमता, निवेश पूंजी निर्माण प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब सरकार जो है ज्यादा कर लगा दे, ज्यादा कर लगा देंगे तो कोई भी उत्पादक जो होगा लाभ कमाने की प्रेरणा से काम नहीं करेगा, ज्यादा निवेश नहीं करेगा, ज्यादा उत्पादन नहीं होगा, ज्यादा काम नहीं मिलेगा, ज्यादा आय नहीं आएगी, तो अर्थव्यवस्था उल्टा गर्त में जाएगी। ठीक है फिर सरकार तो बहुत कोशिश करे कि गरीबों की आय बढ़ जाए, सब कुछ अच्छा रहे, पर लोग जो है, जो आय उनके पास आती है वो पीने में, जुआ खेलने में आदि सब पर खर्च कर देते। क्या कल्याण बढ़ेगा? क्या कदापि कल्याण नहीं बढ़ सकता है। तो इस प्रकार से ये निष्कर्ष आपके सामने, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसका निष्कर्ष आप पढ़ लीजिएगा। शॉर्ट में है, अगर शॉर्ट में अगर आपको पूछते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आसानी से इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। हमने जो भी पढ़ा है अभी तक उस पूरा निष्कर्ष इसमें आपके आ गया सामने। ठीक, अब हमने 3 विधियों को पढ़ा है, तीनों विधियों समानता क्यों होती है ये भी हम देख चुके हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पर कि जो तीनों विधियों से जो राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं ना, वो हमेशा समान होता है। कैसे? अगर हम कुल राष्ट्रीय उत्पादन लेते हैं तो वो कुल राष्ट्रीय उत्पादन कहलाएगा, अगर हम उत्पादन विधि का प्रयोग करते हैं। अगर हम आय विधि का प्रयोग करते हैं तो वो कहलाता है कुल राष्ट्रीय आय। ठीक है, और व्यय को लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में पैदा होने वाले कुल व्ययों को लेते हैं तो वो कहलाता है कुल राष्ट्रीय व्यय। और ये तीनों आपस में बराबर होते हैं, क्यों होते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, ये जब हमने विधियां पढ़ी थी तब मैं डिटेल में आपको बता चुका हूँ। तो आप जब वीडियो को पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि इन तीनों विधियों से जब हम राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं तो उसका जो मान है वो हमें हमेशा समान क्यों प्राप्त होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम हरित लेखांकन की। अब आजकल की अर्थव्यवस्थाओं में या
अर्थशास्त्र में एक नया टॉपिक और जुड़ गया, हरित लेखांकन। अब हरित लेखांकन मतलब क्या हुआ? ग्रीन पेन से लेखांकन करना या फिर हरे पेज में लेखांकन करना? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हरित लेखांकन का मतलब यह है कि आज वर्तमान में हम राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के लिए बहुत सारे आर्थिक क्रियाएं करते हैं, बहुत सारी विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं, और उन विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में अपना पर्यावरण जो है वो कहीं न कहीं नुकसान हो रहा है, उसको पर्यावरण में क्षय हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, और विभिन्न प्रकार से अपना पर्यावरण जो है उसमें क्षति होती जा रही है। तो अर्थशास्त्री आजकल पर्यावरण में होने वाले नुकसान को राष्ट्रीय आय में से घटाकर राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय आय निकालते हैं, और जब कभी पर्यावरण में हुई हानि को राष्ट्रीय आय में से घटाया जाता है तो जो आय हमें प्राप्त होती है उसे कहते हैं हम पर्यावरण संशोधित राष्ट्रीय आय। क्या कहते हैं उसे हम? पर्यावरण संशोधित राष्ट्रीय आय। कैसे निकालते हैं? जो कुल राष्ट्रीय आय है उसमें से जो पर्यावरण को नुकसान हुआ, जो हानि हुई है, वैसे पर्यावरण में हुई हानि को, नुकसान को ज्ञात नहीं किया जा सकता है, परंतु एक मोटे रूप से जो आकलन हम यहाँ पर करते हैं और इस स्थिति में राष्ट्रीय आय निकालते हैं, वो कहलाती है पर्यावरण संशोधित राष्ट्रीय आय। ठीक, तो वर्तमान में पर्यावरण संशोधित राष्ट्रीय आय की अवधारणा को अपनाया जाने लगा लोगों द्वारा। राष्ट्रीय आय का वितरण एवं पर्यावरण की दशा को अच्छा बनाए रखते हुए प्रत्येक देश आगे बढ़ना चाहता है। ये तो आप और हम सभी चाहते हैं कि पर्यावरण भी अच्छा रहे और राष्ट्रीय आय भी बढ़े। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय का समतापूर्ण वितरण, क्या है यहाँ पर? समतापूर्ण वितरण एवं पर्यावरण की उत्तम दशा, ये दोनों स्थितियां रहते हुए आज देश विकसित होना चाहते हैं, देश विकास के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। और जब इस स्थिति को लेते हुए ऐसा विकास देश करता है तो वो विकास कहलाता है टिकाऊ अथवा सतत विकास। तो टिकाऊ अथवा सतत विकास क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे। भविष्य की आवश्यकताओं को प्रभावित किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला विकास सतत विकास कहलाता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि भविष्य की आवश्यकताओं को प्रभावित किए बिना वर्तमान आवश्यकता पूरी करना, मतलब भविष्य की आवश्यकताएं, अपनी आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताएं जो हैं वो हम पूरी कर पाए। वर्तमान में तो हम अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा करें, साथ साथ हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा किससे कर रहे हैं? प्राकृतिक संसाधनों से कर रहे हैं, अपने पर्यावरण से कर रहे हैं। तो अपने पर्यावरण को हम इतना साफ रखें, इतना स्वच्छ रखें कि आने वाली पीढ़ियां भी उस पर्यावरण में स्वच्छ हवा ले पाए, उनके कार्य करने की क्षमता, दक्षता अच्छी रह पाए। और जो वर्तमान में जो प्राकृतिक संसाधन है, हम उनका इस प्रकार से अनुकूलतम या दक्षतापूर्ण उपयोग करें कि आने वाली पीढ़ियां भी उनका प्रयोग कर पाए, हमारे नाते नाती, पोते पोतियां, उनका वो भी अच्छे से प्रयोग कर पाए। इस तरह से यदि विकास किया जाता है तो वो कहलाता है टिकाऊ अथवा सतत विकास। मतलब कुल मिला के भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी यहाँ पर विकास किया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे चैप्टर को फिनिश किया। देखा हमने इस पूरे चैप्टर में कि 3 प्रकार की विधियां हैं राष्ट्रीय आय को घात करने की। प्रथम विधि उत्पाद विधि अथवा मूल्यवर्धित विधि, उसके उदाहरण को भी समझा, उसकी सावधानियों को देखा। द्वितीय विधि जो है वो है आय विधि, आय में कौन कौन से स्रोत शामिल करते हैं, उसकी क्या सावधानियां हैं। फिर हमने व्यय विधि को देखा कि व्यय विधि में कौन कौन से व्यय, अंतिम वस्तुओं पर व्यय जो होते हैं, कौन किस किस घटकों में उसको शामिल करते हैं, किन किन घटकों में बांटकर उसका अध्ययन करते हैं, उसके सावधानियों को देखा। फिर हमने आर्थिक कल्याण और राष्ट्रीय आय में वृद्धि, इन दोनों को देखा कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि से आर्थिक कल्याण बढ़ता है, परंतु किस दशाओं में बढ़ता है। कुछ ऐसी दशाएं होती है जब बढ़ी हुई राष्ट्रीय आय आर्थिक कल्याण वृद्धि का सूचक नहीं होती। फिर हमने हरित लेखांकन को समझा कि हरित लेखांकन क्या होता है, और उसके बाद टिकाऊ अथवा सतत विकास क्या है, उसके बारे में डिटेल में हमने यहाँ पर समझा है। तो आई होप आपको पूरा वीडियो, पूरा चैप्टर अच्छा समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो लाइक करना ना भूलें। अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे समझ में आया, आपने इसको अच्छे से देखा है। बहुत मेहनत करिए, एग्जाम आने वाले हैं, टाइम अपने पास बहुत कम है। चैप्टर नंबर 14 जो आपके सिलेबस में है, चैप्टर नंबर 15 आपके सिलेबस में नहीं है। चैप्टर नंबर 14 में जो भी टर्म्स आ रही है, अवधारणाएं, वो चैप्टर नंबर 16 में बेसिक के रूप में काम करती हैं। तो जब कभी आप पहले चैप्टर नंबर 16 का पढ़ रहे हैं तो पहले चैप्टर नंबर 14 को आवश्यक रूप से पढ़ें। ठीक है, और जो भी डायग्राम डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई हैं, जो ट्रिक्स हैं, उस ट्रिक को फॉलो करते हुए आप इसमें लगातार आगे बढ़ते रहिए। और अगर आप अच्छे मेहनत करेंगे तो जाहिर एग्जाम में आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। आगे वाला चैप्टर नंबर 17 है, जिसमें मुद्रा की परिभाषा, मुद्रा क्या है, उसके कार्य क्या है, उसके बारे में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 17, 18, 19 तीनों ही आपके सिलेबस में है, तो डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ेंगे।
और जो भी टॉपिक होंगे उन सभी टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप दूसरे वीडियोस के लिंक जरूर देखिएगा। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग नोट्स गुरुजी, बाय बाय।